अच्छा जी, सवाल ये था उसामा का कि रेड वाली लाइन समझ में नहीं आ रही। पहले मुझे ये बताइए कि ये जो डायग्राम बनी हुई है, क्या कह रहे हो? मुझे ये बताइए उसामा कि ये जो डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम का एक नाम होता है प्यारा सा। मैंने वो नाम बताया था आप लोगों को, आपको याद है? आवाज आ रही है? नहीं, ये थ्री डी डायग्राम नहीं है। हाँ, थ्री डी डायग्राम में बिल्कुल है। इसका नाम था कोई प्यारा सा, बिल्कुल ऐसा ही है सा। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका नाम था। पिछली क्लास में ली थी, लिख के समझ में आएगा। ये नाम था इसका, कॉन्टोर प्लॉट। ये मुझे पता है, पिछली क्लास ली थी आपने, आप लोगों ने क्लास ली थी पिछली। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉस फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है थीटा नॉट और थीटा वन को ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से आप अपडेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी डायग्राम थी ना, लेकिन वो थोड़ी सी स्क्रैच ज्यादा हुई थी, कंट्रोल प्लॉट। तो देखिए पॉइंट ये है कि ये जो रेड वाले पॉइंट है ना, ये हमें पहुंचना है सेंटर पे। ये सेंटर डेप्थ है, ये सेंटर डेप्थ है कॉस फंक्शन की। तो अगर मैं थीटा वन और थीटा वन के दरमियान में वेरिएशन ज्यादा होगी, थीटा वन और थीटा टू के दरमियान में वेरिएशन ज्यादा होगी, तो ये बहुत स्लो कन्वर्ट करेगा, बहुत स्लो कन्वर्ट करेगा, इतना स्लो कि थीटा वन में चेंजेस हो रहे होंगे, थीटा टू में नहीं हो रहे होंगे, या थीटा टू में हो रहे होंगे, थीटा वन में नहीं हो रहे होंगे। ये पॉइंट पे पहुंचेगा। लेकिन अगर ये डेटा बिल्कुल एक ही लेवल का हो, एक ही नॉर्मलाइजेशन का हो, तो ये इस तरीके से चेंज होता है। ये ग्रेडियंट डिसेंट की लॉजिक थी। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉस फंक्शन इज कंसर्न। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। एक तरीका ये भी था कि मैं ये कहलाती है मीन नॉर्मलाइजेशन। मीन नॉर्मलाइजेशन, मीन नॉर्मलाइजेशन, मीन क्या मतलब है इसका, जरा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्स आई विद एक्स आई माइनस म्यू आई टू मेक फीचर हैव अप्रोक्सीमेटली जीरो मीन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि आपने हर फीचर को उस फीचर के ओवरऑल मीन से क्या करना है, माइनस करना है और डिवाइड कर देना मैक्सिमम वैल्यू से। ये एक मीन नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि फर्ज करें एक कॉलम है, उस कॉलम में, ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर फीचर लिखे हुए हैं। इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2000 है। क्या है, 2000। और इस कॉलम की जो एवरेज वैल्यू है, जिसे आप मीन कहते हैं, 1000 है। तो फॉर एवरी एक्स मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस मीन अपॉन मैक्सिमम। एक्स माइनस मीन अपॉन मैक्सिमम, ये देखें, एक्स माइनस मीन अपॉन मैक्सिमम, एक्स माइनस मीन अपॉन मैक्सिमम, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये देखें, ये देख रहे हैं, या रेंज क्या है, रेंज, रेंज क्या है। हाँ, ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है, मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, लिखा हुआ ये लिखा हुआ, ये देखें, एक्स क्या है, सिंगल फीचर, न्यू क्या है, उस फीचर का ओवरऑल मीन, और एक्स, एस टू क्या है या एस क्या है, उस कॉलम की रेंज, उस कॉलम की रेंज। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा मुझे एक मिनट दें, शायद आपकी बात समझ में नहीं आई होगी। ये एक फीचर कॉलम है। इस फीचर कॉलम के अंदर सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है, 2 7 3, चलिए रैंडम लिख रहा हूं मैं, और 1, और 1। तो अगेन अब मुझे इस कॉलम पे मीन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है, मीन नॉर्मलाइजेशन। तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा, उस फॉर्मूले में दो चीजें कांस्टेंट होंगी। पहली चीज होगी इस कॉलम का मीन, जो कि म्यू कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई है? तो मीन क्या है, इस कॉलम का मीन। ठीक है। दूसरी चीज है रेंज। रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ मैक्सिमम 8 है और मिनिमम है 1, तो रेंज जाएगी इसकी 7। तो ये एस बन जाएगा 7, म्यू बन जाएगा जो भी इसका मीन है, और फॉर एवरी एक्स 2 माइनस म्यू अपॉन 7,
7 माइनस 7 माइनस मीन अपॉन 7 एंड 8 माइनस मीन अपॉन 7 एंड सो ऑन। तो ये कहलाती है मीन नॉर्मलाइजेशन। हर किसी का मीन जो है वो जीरो को अप्रोच करो, हर किसी को हम जीरो के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तरीका कहलाता है मीन नॉर्मलाइजेशन का। आप ये अप्लाई कर दें या पहले वाली अप्लाई कर दें, वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये दो तरीके हैं नॉर्मलाइजेशन करने के, इसके अलावा भी हो सकते हैं। बाकी तो हमें पता ही है कि ग्रेडियंट डिसेंट में जब हम लर्निंग रेट की बात करते हैं तो लर्निंग रेट जो है वो इतना डेफिनेटली ऐसे ही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में भी ये जिक्र किया था, एक स्टूडेंट ने शायद सामने ही किया था कि सर अगर हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो लोकल मिनिमा पे स्टैक को ग्लोबल बना तो हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो डीबगिंग आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो है ना हाउ टू मेक श्योर ग्रेडियंट डिसेंट वर्किंग करेक्टली। मतलब आपने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना शुरू किया, ये गारंटी तो है कि वो मिनिमम पे जाता है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि जो पैरामीटर आपने यूज किए वो सही किए हुए नहीं किए हुए अल्फा। तो इस पर ना स्टैंडर्ड एक तरीका उन्होंने बताया था कि देखें, हाँ लर्निंग रेट तो बेटा आप सही कह रही है, मैं लर्निंग रेट की बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपका कॉस्ट फंक्शन हर स्टेप में 10⁻³ कम हो रहा है, मतलब हर स्टेप में 10⁻³ के हिसाब से कम हो रहा है, तो आप कन्वर्जेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अभी आपका कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू है 10,000, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी कम, तो अगर 10⁻³ या -2 पे अप्रोच कर रहा है ना, ये देखें पहले ये आया फिर और कम हुआ फिर और कम हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है वर्किंग कर रहा है, सही काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस कैसे है, मतलब क्या है कि आप उसके दरमियान में वो देख लें कि कितना डिफरेंस आ रहा है हर हाइड्रेशन में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन हो रही है, इससे कम हो रहा है तब भी हो रही है, लेकिन कभी बहुत ही कम हो रही है या कभी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि यार मुझे किसी और थीटा नॉट से अप्लाई करना चाहिए, मतलब और थीटा से अप्लाई करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। ये देखेंगे प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको कि अगर आपके पास स्मॉल थीटा स्मॉल अल्फा होगा तो आपकी कन्वर्जेंस वेरी स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि लर्निंग रेट है, और लर्निंग रेट डिसाइड कर रहा होता है कि आप कितने ग्रेजुअली आप मिनिमम की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये फंक्शन जो है कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाता है, जिसमें एक ही मिनिमम होता है, और ये फंक्शन कहलाता है नॉन कॉन्वेक्स। नॉन कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि आपके पास लोकल मिनिमम बहुत सारे आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, ये आगे इंपॉर्टेंट है जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे। लर्निंग रेट रिपीट कर दूं बेटा, लर्निंग रेट पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूं। ये जो अल्फा है ना, ये लर्निंग रेट है, ठीक है। जब भी आपको एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो आपको कंट्रोल कर रही होती है आपके एल्गोरिथम को। ये लर्निंग रेट हमारे ग्रेडियंट डिसेंट को कंट्रोल कर रहा है। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये पूरा फॉर्मूला ग्रेडियंट डिसेंट का है। ये अल्फा लगा के हमने इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की कोशिश की है। मतलब क्या है कि मैंने कहा है जिसके भी मार्क्स आएंगे ना, मैं उनको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा हूं। मार्क्स लाना आपकी जिम्मेदारी है, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करके मैं कंट्रोल करके चल रहा हूँ। तो ये लर्निंग रेट क्या है? मैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट की कन्वर्जेंस को कंट्रोल कर रहा हूँ कि कितने स्लो आपने या कितने तेज आपने कन्वर्ट करना है। तो उसकी टिपिकल वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, 0.001, 0.003, 0.05, मतलब पॉइंट नहीं होती। तो ये स्टेप्स जो लेता है ना थीटा कम होते हुए, ये स्टेप्स कितने स्मॉल लेगा ये अल्फा पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं स्टेप बड़े रहे तो आप अल्फा को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा को आपने बड़ा कर दिया, लार्ज कर दिया, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है ये बाईपास कर जाए इसको लोकल मिनिमम को, कि एक दफा यहाँ था फिर यहाँ चला गया फिर यहाँ चला गया फिर यहाँ चला, तो इस पे मिलेगा ही नहीं। तो ये भी हो सकता है। देखिए ये पॉइंट यही है कि फॉर सफिशिएंटली स्मॉल अल्फा j of theta, मतलब cos function should be decreased on every iteration, but if alpha is too small, gradient descent can still be slow to converge। मतलब हमारा जो फिर पर्पस है वो फेल हो जाएगा कि इतना स्लो। देखें ये बात मैं बता चुका हूँ, इसको देख लें जरा स्लाइड को, इस स्लाइड को देख लीजिए। ठीक है, तो ये टिपिकल अल्फा की वैल्यूज है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड नहीं बता सकता, ये आपको ट्राई करनी पड़ती है।
आपने एल्गोरिथम लगाया, सारी चीजें सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अल्फा को चेंज कर लें। आपने एल्गोरिथम लगाया, सारी चीजें सही है, आपको लग रहा है सारी चीजें सही है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आप थीटा को चेंज कर लें इनिशियल। ये तमाम चीजें आपने कीप ट्राइंग, आपको बस आंसर चाहिए। वो कैसे आता है ये मसला ही नहीं है ना हमारा, मैं आपको सेकंड क्लास में बता चुका हूँ। अच्छा ये भी कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा मैंने कहा बता दूं या नहीं बताऊं। हाँ ये कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं डेटा सेट के अंदर जो आपस में लिंक कर सकते हैं। देखिए मैं पहली क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर। मैंने कहा था यार इस तरह का कर्व होता है, इस तरह का। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपका एरर बहुत कम हो जाता है। ये इस तरह का कर्व मैंने एक बना हुआ दिखाया था। इस तरह का कर्व मैंने एक दिखाया था कि ये एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स, और वाई एक्सिस पे क्या है, एरर। थोड़ा सा मैं डायग्राम को बेहतर कर दूं। ये इस तरह से कुछ था। तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी है सी, और यहां पर क्या है, एरर। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आपका एरर रिड्यूस हो सकता है, और अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं तो एरर बहुत ज्यादा आ सकता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं मतलब आपने फीचर्स बहुत ज्यादा कर दिए, थीटा बहुत ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जब आप इतना ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देते हैं तो आपका एरर ज्यादा आएगा। हमें ना इन बिटवीन यहाँ रहना होता है, वो जो मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी वही, कि हमें अपनी शर्ट पहननी है, अंडर फिट भी नहीं होना, ओवर फिट भी नहीं होना, हमें क्या करना है, बस फिट करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात मैं कर रहा हूँ कि समटाइम हमारे कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा समझ के हम उनसे नया फीचर बना सकते हैं। जैसे देखें ये फ्रंट एज है और ये डेप्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया फीचर बन सकता है जिसका नाम हो सकता है एरिया। समझ में आई मेरी बात? ये डेप्थ है और ये फ्रंट एज है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया फीचर बन सकता है एरिया का। और मैं इन दो फीचर को एक फीचर से रिप्लेस कर दूंगा तो थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा मिला उनको आंखें बंद करके आपने अप्लाई कर दिया, आपको थोड़ी सी मेहनत डेटा में भी करनी पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? समटाइम फीचर जो होते हैं वो आपस में लिंक कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आपने डेटा को देख के भी थोड़ा सा चीजों को फॉर्मुलाइज करना होता है कि यार हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ये देखिए, अच्छा अब आ जाते हैं आखिरी बात पर। ये वो चीजें हैं जो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये सिर्फ डेटा को देखते हुए हमें डिसाइड करनी होती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल और लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल। अगर फर्ज कर लें आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करें जिसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, ये इस ग्राफ को देखिए, सॉरी इस डेटा को देखिए जो क्रॉस क्रॉस बने हुए। इस डेटा को देख के अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस डेटा पे मैं स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये लाइन जो मेरी रेड कलर से ड्रॉ हो रही है स्ट्रेट लाइन, तो वो कुछ इस तरह की होगी, ऐसा ही है। अगर मैं बेहतर लाइन फिट करने की कोशिश करूं, ऐसा ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं लीनियर रिग्रेशन फिट करने की कोशिश करूं सिंगल एक्स यूज करके और ये हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। मेरी बात समझ में आ रही है सबके? क्योंकि कॉस्ट फंक्शन बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, दिख भी रहा है मुझे। तो समटाइम्स ना मुझे खुद से चीजों को ट्राई करना पड़ता है, इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ देख के मुझे समझ में आ रहा है, ये विजुअलाइजेशन करके मुझे समझ में आ रहा है कि यार इस पे ना स्ट्रेट लाइन अच्छी फिट नहीं हो सकती, हाँ इस पे थोड़ा सा कर्व अच्छा फिट हो सकता है। अब कर्व आ गया तो ये आ गया पॉलिनोमियल, मतलब नॉन लीनियर, लेकिन फीचर कितने एक। अब प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब है मुझे डिफरेंट फंक्शंस खुद अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर मैं खुद से फिट कर रहा हूं, मैं कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहा, तो देखें इन्होंने बोला कि आप ये ब्लू वाली लाइन जो ये है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स प्लस थीटा टू एक्स स्क्वायर, एक्स ही यूज कर रहे हैं, फीचर सेम है, फीचर सेम है। एक्स जो है एक ही है साइड, लेकिन एक दफा एक्स को वन के साथ ले लिया और एक दफा एक्स को स्क्वायर के साथ।
अगर आप और थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे जाना चाहते हैं, तो आप एक्स क्यूब को ले आए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखिए और ज्यादा बेहतर हो गया। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपना फंक्शन किस तरह पे डिजाइन कर रहे हैं। फंक्शन की चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जो है वो लीनियरिटी को फॉलो ही नहीं कर रहा और आप उस पर जबरदस्ती लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं। आपका डेटा जो है वो लीनियरिटी को फॉलो ही नहीं कर रहा और आप उस पर जबरदस्ती क्या लगा रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट फंक्शन मिनिमम तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा जो उसको होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? ये देखें, समटाइम्स स्क्वायर रूट का फंक्शन हो सकता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है। देखिए मशीन लर्निंग अगर समझनी है तो हमारी मैथ्स थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। खासतौर पर लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक के लिए हमारी मैथ्स थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना हो कि हम सुन के परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो तो उसका कर्व कैसे बनता है, फोर्थ ऑर्डर की हो तो कैसे बनता है, स्क्वायर रूट कैसे होता है, साइन का फंक्शन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे। तो हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने डेटा के ऊपर एक मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मॉडल के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे फिट करेंगे। तो आई बिलीव कि यहां तक आप सबकी समझ में आ गया होगा। हाँ जाहिर सी बात है, हनीफ हमने जब लाइब्रेरी यूज की थी तो उसमें वो सारा काम खुद हो रहा था। वो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहा था और लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई करेगा वो मॉडल, लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई करेगा, लेकिन उस पर कॉस्ट फंक्शन ग्रेडियंट डिस्टेंस खुद लगा के सबसे बेस्ट लाइन लेके आएगा। अगर उस फंक्शन उस डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन फिट ही नहीं हो रहा, तब भी वो उसके हिसाब से बेस्ट लाएगा। आपको नहीं लिख रहा होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से सही काम कर रहा है, क्योंकि आप उसको एक गलत जगह पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा जमीन, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप उसकी ट्रेनिंग, आप उसको, उसने जो आपको ट्रेनिंग दी है, उसने जो आपको ट्रेनिंग दी है, आप उस पर एक गलत मॉडल फिट कर रहे हैं। गलत का मतलब है एक कम बेहतर मॉडल फिट कर रहे हैं। आप एक कम बेहतर मॉडल फिट कर रहे हैं तो रिजल्ट वो नहीं आएगा जो एक उससे अच्छा मॉडल दे सकता है। मैं इसकी मिसाल ये है ना यार, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, इसकी मिसाल ये है। अभी आप मुझे बता सकते हैं इसका जवाब ना, ये देखें, ये डेटा सेट है, मैथ्स की क्लास है हमारी, हम मैथ्स की क्लास में बैठे हैं और ये डेटा सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है। सही है? और आपका वाई आता है, आप सब बता सकते हैं एक्स और वाई के दरमियान में क्या रिलेशन है, ऐसा ही है ना? बता सकते हैं ना आप सब क्या रिलेशन है एक्स और वाई के दरमियान में, क्या रिलेशन है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डबल नहीं है बेटा, स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। अब इस पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ये x है ये y है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। अब अगर मैं इस पे जबरदस्ती आपसे बोलूं एक्स क्यूब फिट करें तो काम गलत नहीं हो गया? अब अगर मैं बोलूं 5 पे क्या आंसर आना चाहिए और आपके दिमाग में लॉजिक चलिए 5 स्क्वायर 5 क्यूब, तो आप बोलेंगे सर 125 आना चाहिए आंसर, जबकि आंसर 25 आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक ऐसा डेटा है कि जो कि इस पे जो मैंने फंक्शन फिट किया है ना, वो हर लाइन पे बेहतर फिट हो रहा है। लेकिन फर्ज कर लें कि यहाँ पर 16 नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता 14, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाते, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, आप बोलते थे एक्स स्क्वायर फिट तो हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या कहते हैं, कर दें? मैं बोलूंगा कर दें, एक में एरर है। समझ रहे मेरी बात? अगर पूरे डेटा सेट पे कोई फंक्शन अच्छा सा फिट हो रहा होता तो क्या ही बात थी। बात तो ये है ना कि डेटा में मिक्सिंग चल रही है। अब अगर मैं ये कर्व फिट करता हूं, ये वाली लाइन पर्पल वाली, तो ये देखें ये इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रही, ये ब्लू वाली करता हूं तो ये इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रही। तो यही तरीका यहां पर भी है कि मेरे डेटा सेट में हर पॉइंट मेरे फंक्शन से राजी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे क्या करना है, जो एग्री नहीं है मुझसे, मुझे उसके और अपने फंक्शन के दरमियान में डिफरेंस को थोड़ा सा कम करना है। मतलब क्या है कि मैंने लिखा यहाँ 1, मैंने लिखा यहाँ 4, मैंने लिखा यहाँ 9, मैंने लिखा यहाँ 16, ये मेरा है फंक्शन और ये एक्चुअल है, तो फर्क आ रहा है।
तो ये फर्क थोड़ा सा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वन फिट कर दें, मतलब फंक्शन में आ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप बोले सर ये जीरो हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन पे, सर ये एट हो जाएगा, और ये सर 15 हो जाएगा। एक को सही करने के चक्कर में तीन को खराब कर दिया, समझ रहे हो? एक को सही करने में तीन को खराब कर दिया। तो अगेन अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? तो मुझे वो फंक्शन फिट करना है कि जो कि मेरे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हो। मेरी बात समझ में आ गई? ये ना मैं बताऊंगा ना कोई और बताएगा, जो डेटा यूज कर रहा है उसको खुद अप्लाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखने होते हैं। हमें नहीं पता भाई एसवीएम एसवीएम क्या होता है, हमने नहीं पढ़ा हुआ। बिल्कुल सॉल्यूशन हर चीज का है जमीन, हर चीज का सॉल्यूशन है। उसको किसी और मेथड से कर लें, किसी और एल्गोरिथम से कर लें। मैंने आपसे क्या बोला है? देखिए, जब आप एक मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं, पता है मुझे हनीफ सबको वेक्टर मशीन सब पता है, पढ़ा रहा हूँ मेरी कोर्स में। कहना ये चाह रहा था कि उसकी बात ही नहीं की मैंने अभी, आगे की बातें नहीं करें, मुझे सब पता है। मैं ये कह रहा था जमीन की बात का जवाब दे रहा था। जमीन देखो, जमीन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डेटा सेट पे ना गलत एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम पैरामीटर सही नहीं कर रहे होते। अब अगर आपको लगता है, आप मेक श्योर है कि सर यही फंक्शन अप्लाई होना चाहिए, तो अब जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू, उनकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी चॉइस कहां से आएगी? ग्रेडियंट डिसेंट से। समझ में आ गई बात? आप मेक श्योर होगा डेटा को देख के, सर जैसे पिछली क्लास में हमने कोड किया हुआ छोटा था, तो उसमें आपने डेटा का बिहेवियर देखा था, लीनियर था। आपने कहा सर ये फंक्शन जो है ना लीनियर है, ये लीनियर फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लीनियर लाइन है तो लीनियर के लिए। अब हमारी चॉइस की थीटा नॉट थीटा वन की, तो हमने अप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई सबके? कोई सवाल यहाँ तक इसके अलावा कोई है दिमाग में? आज क्विज भी होगा क्लास के आखिर में। अच्छा जी, अब जो हमारा टॉपिक है ना नया, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फर्ज करें कि भाई आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई एक चीज, लेकिन सपोज कर लीजिए कि यार आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, और आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा यार कि मैं ना एक मैं डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो डेटा सेट कुछ इस तरह का है कि यूट्यूब यूट्यूब पे हम कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का डेटा सेट हमें मिल गया है। वो डेटा सेट इस तरह का है कि वॉच टाइम, या मतलब मैं टाइम कह लेता हूँ, टाइम स्पेंड, बल्कि इसको हटा देते हैं, कोई और एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि फिर वो इस तरह का भी डेटा सेट है कि मेरे पास है शायद ये डेटा सेट, मैं पढ़ा हुआ एक्सेल में भी दिखाता हूँ, याद आया मुझे। एज, ये डेटा सेट कि भाई लोगों, एक कंपनी में या एक कॉर्पोरेट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं, उनकी एज गिवन है, और उनके एज के हिसाब से ना मुझे ये गिवन है कि उन्होंने इंश्योरेंस बाय की है। ये कंपनी की बात नहीं हो रही है, एक शहर की बात हो रही है कि मैं इंश्योरेंस को सेल आउट करता हूँ, मैं इंश्योरेंस सेल आउट करता हूँ, और मुझे एक डेटा सेट मिल गया है। तो इस तरीके से मिक्सचर चल रहा है। मैं डेटा सेट खोल लेता हूँ ताकि कुछ वैल्यूज मुझे नजर आ जाए, तो मैं वही लिख दूँ। एक मिनट दीजिएगा। एक कंपनी है, उसमें कुछ लोग मौजूद हैं, मैं डेटा सेट यहाँ दिखा देता हूँ, फिर बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये देखिए एक डेटा सेट है, ये दिख रहा है डेटा सेट, एक्सेल की फाइल। ये देखिए कुछ लोगों की एज गिवन है और उन्होंने इंश्योरेंस परचेज की है या नहीं की है गिवन है। 22, 25, 27 इस तरीके से ये है।
और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यार जो यंग एज है कंपैरेटिवली, वो ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को परचेज नहीं कर रहे, लेकिन जिनकी एज थोड़ी बहुत ज्यादा है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि हर बंदा ज्यादा एज वाला परचेज कर रहा है। देखिए डेटा ना हमेशा मिक्स होता है, तो ऐसा अगर 100% हमें ऐसा डेटा मिल जाए कि जिसमें बिल्कुल ही सारे पैटर्न्स पता चल जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन देखिए 52 वाला परचेज नहीं कर रहा, लेकिन 56 नहीं कर रहा, लेकिन ये गलती हो गया, ये देखें 56 वाला कर रहा है 40, मतलब मिक्सचर चल रहा है। तो अब हम ना इस डेटा को यूज करते हुए हमसे कहा गया तो यार एक मॉडल फिट कर दो, एक मॉडल फिट कर दो। तो जब मैं इस डेटा को यूज करता हूँ, जब मैं इस डेटा को डिजाइन करता हूँ अपने पास ग्राफिकली, तो मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मैं इस डेटा को ग्राफिकली डिजाइन करने की कोशिश करूँ तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि अगर मैं इस डेटा को ग्राफिकली डिजाइन करूँ तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरह का डेटा यहां पर ना, एक चीज और समझ लीजिए, मैं स्क्रीन दोबारा दिखा रहा हूं, पहले डेटा को गौर से देख लीजिए, जो भी सवाल है ना मुझसे पूछ लीजिएगा। इस डेटा में यहां पर लेबल्स लगे हुए, लेबल्स 0 या 1। 0 का मतलब है इंश्योरेंस परचेज नहीं की, 1 का मतलब है इंश्योरेंस परचेज की है। इसका मतलब है जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है अब वो सिर्फ दो तरह का है, या तो 0 या तो 1। क्या मेरी बात समझ में आई? इससे पहले जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो कंटिन्यूअस था। क्या था? कंटिन्यूअस। में यही लिख के बता रहा हूं ताकि इसी पे बात कर लूं। इससे पहला जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस मतलब था कोई भी वैल्यू आ सकती थी। अब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्क्रीट। अब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ये डिस्क्रीट है। अब अगर फर्स्ट करें मैं डिस्क्रीट को ही समझते हुए इस पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, उस पर चलते हैं, उस पर चलते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पे कैमरा दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इस तरह का डेटा डिजाइन करता हूं ना बेटा, तो मैं इस तरह से डिजाइन करता हूं, ये देखो। तो मैं थोड़ी सी और जगह यहां से ले लूं, सही है। अब ये एज है और ये क्या है? वाई, मतलब वाई मतलब यस और नो। इसको मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे मेरी एज है और वाई एक्सिस पे मेरी क्या है? इंश्योरेंस। ठीक है सर जी। अब एक बंदे की एज ये थी, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है। एक बंदे की एज थी 22, उसने इंश्योरेंस परचेज नहीं की, मैंने लगा दिया क्रॉस। समझ में आ रही है बात? एक बंदे की एज थी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक आध इधर भी आ गया, बाकी इधर यस आ गया, इधर यस आ रहा है, 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 ठीक है। इधर एक आध बंदा इधर क्रॉस है, एक आध बंदा इधर यस है, ठीक है। अब ये मैंने डेटा जो डिजाइन किया, क्या समझ में आया सबके कि ये किस तरीके से हुआ है? लेवल वाइज डेटा जब होता है तो वैसे डिजाइन होता है ग्राफिकल। कि एक लेवल को हम किसी एक मार्कर पे ड्रॉ कर देते हैं, दूसरे लेवल को दूसरे मार्कर पे ड्रॉ कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हम ये मार्कर की सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि ये है, मतलब ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे को कर रहा है, कलर अलग कर देते हैं स्क्रीन पर या कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन अब मैंने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, मैंने कहा सर कोई मसला ही नहीं है, मैं इस पर लीनियर रिग्रेशन की लाइन फिट करता हूं, और अगर मैं जितना मैंने समझा है, जितना मैंने समझा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइन होगी ये शायद थोड़ी बेहतर होगी, या मैं इसको थोड़ा सा और अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको इस तरह से कर लूं कि ये लाइन हो, इस तरह से होगी, ठीक है ना। अपने रिजल्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की लाइन ड्रॉ कर, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, वो होगी y इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x, ऐसा ही है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ क्रॉस मौजूद है, यहाँ पर कुछ क्रॉस मौजूद है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं बस, ठीक है। ये ऐसा है, उधर 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 और भी बनाते हैं आप, टेक मेरे पास जगह नहीं है, ये आपने बना दिया।
ये इस तरह से। अब थीटा नॉट थीटा वन एक्स पुट करें, एक आंसर आएगा वाई, वो होगा कंटिन्यूअस। हाँ बेटा, डेटा हमारा मिक्स होता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ी उम्र वाला हमेशा जो है वो परचेज करेगा, कोई छोटी उम्र वाला भी परचेज कर सकते हैं इंश्योरेंस, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन डेटा में कोई ना कोई पैटर्न होता है, सही है। अब मैं किसी 18 साल के स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आप जॉब करते हैं, वो कहेगा मेरी सैलरी भी 2 लाख रुपए, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ज्यादातर 18 साल के स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे होते या इतनी अच्छी सैलरी पे जॉब नहीं कर रहे होते। मेरी बात समझ में आ गई? कोई 50 साल का बंदा भी कम सैलरी पे नौकरी कर रहा होता है। तो डेटा हर तरह का होता है, हमें जो मिला हुआ है ये मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने ये बना दिया तो इसका मतलब है कि मैं इसमें एक्स पुट करूं, मुझे एक वाई मिलेगा, ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ही है। वो वाई एक नंबर होगा, नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये अगर मैं एक्स पुट करूं 33, ये कुछ होगा ये कुछ होगा, वाई मुझे नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब है वो नंबर की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन आएगी, ऐसा ही है। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, ऐसा ही है ना? ये ग्राफिकल लाइन है ना, तो अगर मैं यहां तक की एज की बात करूं तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू दूंगा तो 0 और 1 के इन बिटवीन आएगी। तो मैं एक फॉर्मूला लगाया था, मैं कहता हूं कि अगर y की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, अगर y की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो तुम कह देना 1, अगर y की वैल्यू 0.5 से कम है तो तुम कह देना 0। ये बात समझ में आ गई? अगर y की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो तुम कह देना कि वो इंश्योरेंस खरीदेगा, अगर y की वैल्यू 0.5 से कम है तो तुम कह देना इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए ना, एरर तो होगा, एरर तो होगा, लेकिन मैंने डिसीजन बना लिया। मैंने कहा कि भाई वाई की वैल्यू को आप 0.5 से कंपेयर करवा लेना, अगर बराबर या बड़ी हो तो 1 कह देना, अगर छोटी हो तो क्या कह देना, 0 कह देना। इस बात में कोई मसला तो नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि इस डेटा सेट के अंदर एक बंदा और मिल गया जिसकी एज थी 100 ईयर्स, वो यहां पर है और उसने भी इंश्योरेंस खरीद लिया। आपके डेटा सेट में कुछ एडिशन हो गई, मेरी बात समझ में आई? आपके डेटा सेट के अंदर कुछ एडिशन हो गई। अब आपसे बोला जाए दोबारा यार, चूंकि आपकी ट्रेनिंग में कोई मजीद एडिशन हो गई है तो आप अपने लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को अपडेट करें, अपडेट। तो इसकी वजह से अब आपकी लाइन इस तरह की हो जाएगी। सही कह रहा हूं गलत? तो अब आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगेन लीनियर रिग्रेशन डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए नहीं है, लीनियर रिग्रेशन डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए नहीं है, लीनियर रिग्रेशन जो है वो सिर्फ कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए है। तो रिग्रेशन जो है वो बेसिकली कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए है। अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं करते, उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक। तो वो हमारा नया टॉपिक है। तो होपफुली कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की, और नहीं भी आया होगा तो इंशाल्लाह अभी बहुत सारी चीजें आ ही जाएंगी। ये देखिएगा, इन क्लासिफिकेशन द आउटपुट, मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं, इन क्लासिफिकेशन द आउटपुट वाइज डिस्क्रीट वैल्यू। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आप कैटेगराइज कर रहे हैं अपने आंसर को, यस नो हो सकता है, बारिश होगी नहीं होगी, कैंसर है या नहीं है, ठीक है, पास होगा या नहीं होगा, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको ये बीमारी है या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। आंसर जो होता है ना आपका, वो डिस्क्रीट वैल्यू होता है। आपको इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम क्लासिफिकेशन यूज कर, क्लासिफिकेशन एक तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी हो सकती है, सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन से नहीं होती, लेकिन लीनियर के बाद हम लॉजिस्टिक पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि ईमेल है, ईमेल आपके पास आई, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बताएं वो स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी। ईमेल, ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, नॉट स्पैम, ये क्लासिफिकेशन। ईमेल के कंटेंट्स को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपने क्लासिफाई करना है। इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, फ्रॉड है या नहीं है। इसी तरीके से ये कैंसर है, ट्यूमर है, ये कौन सा है, ये मलिग्नेंट है या बिनाइन है। मतलब दो तरह की ये ट्यूमर्स होते हैं,
तो कौन सा है? तीसरा कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो क्लासेस आपको दी है उन्हीं में से आपने कोई बात करनी है। देखिए एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम वी डिस्कस है, सिर्फ उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज नहीं करते, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मतलब पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन से नहीं होती, सबसे होती है। डिसीजन ट्री से भी होती है, न्यूरल नेटवर्क से भी होती है, सपोर्ट वेक्टर मशीन से भी होती है, के नियरेस्ट नेबर से भी होती है, और बहुत सारे तरीकों से होती है जो एल्गोरिथम है। लेकिन पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन somehow familiar with linear regression in terms of cost function and gradient descent। तो जब हम आएंगे तो उसको बात कर लेंगे, ठीक है। तो टू द प्रॉब्लम वी डिस्कस हियर कंसिस्ट ओनली टू क्लासिफिकेशन, क्लासेस आइदर 1 और 0, सही है। तो आप देख, हम कह सकते हैं 0 हमेशा उस क्लास को कंसीडर कर सकते हैं जो नेगेटिव क्लास हो या जो एब्सेंट ऑफ समथिंग हो। 0 का मतलब हमेशा यूजुअली ये लेते हैं कि किसी चीज की एब्सेंस हो या नेगेटिव वाली क्लास हो, और 1 का मतलब लेते हैं पॉजिटिव क्लास या प्रेजेंस ऑफ समथिंग। मतलब क्या है, कैंसर है तो 1 है, कैंसर नहीं है तो 0। एक बंदा पास हुआ है, ये पॉजिटिव क्लास भी है तो उसको हम 1 ले लेते हैं। एक बंदा पास नहीं हुआ तो हम उसको 0 ले लेते हैं। मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, वहां पर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन होती है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दी है स्क्रीन पे कि लीनियर रिग्रेशन से अगर हम काम कर रहे हो तो फंस सकते हैं। इसी तरीके से इस स्लाइड में भी एक एग्जांपल है ट्यूमर की। ट्यूमर का साइज, मतलब ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करती है ये बीमारी कि उसको मैलिग्नेंट है या नहीं है। मतलब ट्यूमर के साइज के हिसाब से हमें एक डेटा सेट गिवन है कि इस बंदे को मैलिग्नेंट है या नहीं है। अगर है नहीं है तो 0, अगर है तो 1। तो हमने ट्यूमर साइज के हिसाब से देखिए ये काम किया। जब हमने ये डेटा ड्रॉ किया, वही वाला डेटा बिल्कुल जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले किया, तो हमने जब रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ की तो ये आ गई। हम सिंपल ये कह सकते हैं आपसे कि सर इसमें थीटा कितने हैं, 2 हैं, थीटा नॉट थीटा 1। क्यों? क्योंकि इसमें फीचर्स कितने हैं, इसमें फीचर्स कितने हैं, इसमें फीचर्स कितने हैं, इस डेटा के अंदर फीचर्स कितने हैं, एक, बेटा एक है, सिर्फ एक है। ट्यूमर साइज, सिर्फ एक फीचर है ट्यूमर साइज। सही कह रहा हूं गलत? ठीक है, तो थीटा कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहले वाले फीचर को आपने 1 ले लिया, एक्स नॉट बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, और एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये हम पीछे करके आए सारा काम। आई बिलीव कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि देखिए ट्यूमर साइज है, हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि इससे छोटे जो ट्यूमर है उनमें मैलिग्नेंट नहीं है, इस पॉइंट से बड़े जो ट्यूमर है उसमें मैलिग्नेंट है, ऐसा ही है। अच्छा जी, दोबारा से ज्वाइन करना आप लोग ये मीटिंग। हम लोग 30 मिनट की और क्लास लेंगे, फिर 3:50 पे ब्रेक देंगे। 3:50 पे ब्रेक देंगे, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन करना आप लोग।